हरे कृष्णा। आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर पे। मेरा नाम स्वाति मिश्रा है। मैं आपकी नई फैकल्टी जो कि आपको लॉ ऑफ थॉट्स पढ़ाने वाली हूँ। अगर हम लोग कंसेप्ट में जाएं उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, आप थोड़ा सा सब्जेक्ट को समझ लीजिए कि सब्जेक्ट है क्या, तब आपको समझने में आसानी होगी। अभी जो वर्ड आता है ना, थॉट्स, ये बड़ा ही अटपटा लगता है कि थॉट्स क्या वर्ड है। तो अगर हम लोग इसके रूट्स देखें ना, तो हमें पता है कि लॉ में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लैटिन से आई हैं, लैटिन टर्म से। तो इसमें जो वर्ड है टॉटम, लैटिन में वर्ड था टॉटम, उससे हमारा जो है टॉट वर्ड आया है। टॉटम वर्ड का मतलब क्या होता है? ट्विस्ट। तो टॉट मतलब क्या? अनलॉफुल काम, वो काम जो कि जस्टिफाइड नहीं है, लॉफुल नहीं है, जो काम क्रुकेड है, जो काम सीधा नहीं है। तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स क्या होता है कि हमारा किसी तरीके का सिविल राइट होता है, वो अगर कोई वायलेट कर देता है, सिविल राइट मतलब मेरा कोई भी राइट है, जैसे सपोज मेरा वोट देने का राइट है, मुझे कोई पुलिस वाला रोक लेता है, या फिर क्या होता है कि मैं कोई क्लास ले रही हूँ, कोई बहुत तेज शोर मचा रहा है, तो ये सब क्या होगा? ये मेरा राइट है और उस राइट को कोई वायलेट करता है तो मेरे पास राइट आता है कि मैं जाके रेमेडी ले सकती हूँ। तो वही रेमेडी जो है मैं कहाँ पे लेती हूँ? वो रेमेडी मैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर लेती हूँ। यही रेमेडी दिलाने में मेरी मदद करता है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो पनिशमेंट नहीं देता है किसी तरीके की, ठीक है? मतलब अगर किसी ने किसी तरीके का किसी का कोई राइट वायलेट किया है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, मेरा वोट देने का राइट है और कोई मुझे रोकता है, कोई मुझे वोट देने जाने नहीं देता है, तो यहाँ पे मेरा मकसद लॉ ऑफ टॉर्ट्स का ये नहीं है कि उसे पनिशमेंट दिलाना, उसे सजा दिलाना। लॉ ऑफ टॉर्ट्स का मकसद ये है कि कंपनसेट करना, भरपाई करना, जितना नुकसान हुआ वो उसे देना, सजा दिलवाना नहीं है, वो दूसरे लॉस का काम है। अब लेकिन जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स है ना, इसका स्कोप इंडिया में, इसकी एप्लीकेबिलिटी बहुत कम है। रीजन क्यों बहुत कम क्यों है? इसके पीछे का जो रीजन है वो ये है कि एक तो सबसे पहली चीज, इतना अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि मेरा ये भी राइट है। जैसे कोई कुछ काम कर रहा है, कोई शोर कर रहा है, तो हम लोग उसे नॉर्मली डील कर लेते हैं, बट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, मेरा वहाँ पे राइट वायलेट हो रहा है, हम कोर्ट जा सकते हैं, बट हम लोग उसे नॉर्मली डील कर लेते हैं। कोई सपोज कोई पैकेट की कोई चीजें लाता है, उस पैकेट की चीज में कुछ होता है, इन सब के अगेंस्ट हम लोग के पास राइट है, हम इन सब चीजों के लिए कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन कोई जाता नहीं है। और ऑब्वियसली कोर्ट का सिस्टम देख के लोगों को इतना फेथ भी नहीं रहता कि अपने पैसे वेस्ट करें, टाइम वेस्ट करें, एनर्जी वेस्ट करें, तो लोग जाते नहीं हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे बहुत सारे लॉज जो है कोडिफाइड है, मतलब हमें टॉर्ट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हमारे पास इतने सारे लॉज हैं कि कहीं ना कहीं वहाँ कवर हो जाते हैं, तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स पिक्चर में ही नहीं आ पाता है। जैसे हम लोग के पास वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है, ऐसे बहुत सारे लॉज हैं, तो जहाँ पे मतलब लॉ ऑफ टॉर्ट्स पिक्चर में नहीं आ पाता है। पहली बात आपको पता चल गया कि इसका बहुत ज़्यादा स्कोप तो नहीं है इंडिया में। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं तो दूसरी चीज़ ये है लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बारे में कि ये कोडिफाइड नहीं है। जैसे आप लोग देखते हो कि आपका बीएनएस कोडिफाइड है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कोडिफाइड है, बट ये टॉर्ट्स क्यों नहीं कोडिफाइड है? क्योंकि ये बात करता है मेरे सिविल राइट्स जो कि इन्फ्रिंज होते हैं, मतलब जो मेरे सिविल राइट्स का हनन होता है, तो एक नॉर्मल इंसान फोर्स ही नहीं कर सकता, मतलब वो अंदाजा नहीं लगा सकता देख के कि क्या क्या राइट वायलेट हो सकते हैं। और अगर कोई अंदाजा लगाने बैठ गया, क्या आप मतलब सब चीज़ें सोच सकते हो कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। समय के साथ तो टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो रही है, आज हमारे पास टेक्नोलॉजी में इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि 10 साल पहले नहीं थी, तो इसका हम अंदाजा थोड़ी लगा सकते हैं। तो कोडिफाई कर देंगे तो इसका मतलब हम उस चीज़ को लिमिट कर रहे हैं, तो इस वजह से लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो है वो कोडिफाइड नहीं है। तो कोई भी चीज़ जो है जो बाकी लॉज में नहीं कवर हो रही और मेरा कोई लीगल राइट वायलेट हो रहा है, तो मेरे पास टॉर्ट्स में हमेशा एक रेमेडी है, टॉर्ट्स में मेरे पास समाधान है। आपको किसी तरह का कोई डाउट होता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं कोशिश करूँगी इसे क्लियर करूँ। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में थोड़ा सा और आगे बढ़े तो मैं आपको केस लॉस की इंपॉर्टेंस बताती हूँ कि ये जो मान लो ये जो पूरा टॉर्च है मैंने आपको बताया कि तो कोडिफाइड है ही नहीं, तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पढ़ना वो है केसेस। केस लॉज के थ्रू ही हमारा लॉ ऑफ टॉर्ट्स बना है, तो केसेस पे आप थोड़ा ज़्यादा एम्फेसिस देना। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गई ये चीज़ कि है क्या। अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे हम लोग देखेंगे अपना डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन से पहले आप लोग एक लीगल मैगजिम देख सकते हैं। ये लीगल मैगजिम जो है हमारा ऊबी जस ईबी रिमेडियम, ये लीगल मैगजिम बहुत बार पूछा जाता है, आपका एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करते हो कि आपको आगे एग्जाम देना तो भी, और आंसर में भी आप लिखोगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा, जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं ना, कोई भी ऐसा मैगजिम हो या कोई सेक्शन हो, आप उसे थोड़ा हाईलाइट करके लिखना
कि जो मतलब जो एग्जामिनर है उसको आइडिया लग जाए कि हाँ इस स्टूडेंट को ये चीज़ें आती हैं। तो ओबिजस इबिरेबिटम ये बात कहता है कि जहाँ पे राइट है, जहाँ पे मेरा अधिकार है, वहाँ पे मेरे पास रेमेडी भी है। जहाँ पे राइट है वहाँ पे रेमेडी होगा। तो टॉर्ट्स इसी चीज़ पे बेस्ड है कि मेरे पास राइट है, जैसे कि वोट देने का, मैंने आपको वोट देने का एग्जांपल दिया, तो मेरे पास राइट है वोट देने का। तो अगर मेरे उस राइट के साथ कोई छेड़खानी करता है, मेरे को कोई वोट देने जाने से रोकता है, तो वहाँ पे मेरे पास रेमेडी भी होगी। अब बहुत सारे इसके डेफिनेशन, इसका कोई एक डेफिनेशन नहीं बन पाया। रीज़न मैंने आपको बताया कि टॉर्ट्स को हम लोग लिमिट नहीं कर सकते, हम उस चीज़ का अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते कि क्या चीज़ें टॉर्ट्स में आ सकती है। कोई भी लीगल राइट हमारा वायलेट हो रहा है जिसके लिए कोई लॉ नहीं है, उसके लिए हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स है। फिर यहाँ पे सेक्शन 2M जो है लिमिटेशन एक्ट 1963, वहां पे इसको डिफाइन किया गया है। वहां पे क्या किया गया कि टॉर्ट मतलब एक सिविल रॉन्ग है। क्या है? सिविल रॉन्ग, जो कि ना ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ना ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। वो सिर्फ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या सिर्फ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। फिर हम लोग अगर आगे चले तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, हम लोग के पास सेक्शन 9 CPC है। यहाँ पे क्या कहते हैं कि नॉट एग्जैक्टली टॉर्ट्स की डेफिनेशन, बट थोड़ा सा हमें लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बारे में, वो बेसिकली हम लोग को ये बात बताता है, जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड हमें चीज़ें बताता है। तो ये टॉर्ट की एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, बट अगर आप इसे लिखते हैं तो आपका जो आंसर है थोड़ा तड़कता भड़कता हो जाएगा इस वजह से। तो समझने के साथ साथ आंसर राइटिंग पे भी ध्यान देना, क्योंकि ऑब्वियसली नंबर भी मैटर करते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इसे हमने अपने PDF में डाला हुआ है, नोट्स में। अब हम लोग बात करते हैं डेफिनेशंस की। तो इसकी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। अगर कोई कहे ना कि इसकी ये एक डेफिनेशन है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके साथ सिचुएशन ये है कि हम लोग देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन कोई इसकी एक फिक्स डेफिनेशन नहीं है। रीज़न वही है कि हम लोग बता नहीं सकते कि क्या चीज़ लॉ ऑफ टॉर्ट्स में आ सकती है, ओवर द टाइम कितना डेवलप हो सकता है, इसका कोई आइडिया नहीं। तो इसका कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो डेफिनेशन हम लोग सेलमन के थ्रू पढ़ेंगे। सेलमन ने क्या डेफिनेशन दिया? सेलमन ने बोला कि ये एक सिविल रॉन्ग है जिसकी रेमेडी क्या है कॉमन लॉ में? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होता है? मतलब डैमेजेस एक तरीके से होता है कंपनसेशन देना। जैसे सपोज क्या कहते हैं कि मेरा वोट देने का राइट था, अब मुझे वोट देने जाने से रोका गया, तो उसके बाद क्या किया जाएगा? मेरे को कंपनसेट किया जाएगा, तो इसे बोलते हैं डैमेजेस। अब अनलिक्विडेटेड मतलब क्या होता है? जो डैमेजेस प्री डिटरमिन्ड नहीं है, मतलब पहले से फिक्स नहीं किया गया है। तो सेलमन ने एक तो बात ये कही कि जिसके लिए हम लोग अनलिक्विडेटेड डैमेजेस ले सकते हैं। दूसरी बात सेलमन ने बोली कि वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है सिर्फ, या फिर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। ये आपने लिमिटेशन एक्ट के भी डेफिनेशन में पढ़ा था। उसके बाद हम लोग फ्रेजर की डेफिनेशन देखते हैं। फ्रेजर ने क्या कहा? ये है हमारे राइट इन रेम का इन्फ्रिंजमेंट। राइट इन रेम क्या होता है? अगर आप लोगों ने जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, उधर बताया गया कि जो राइट है ना वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है राइट इन पर्सोनम, एक होता है राइट इन रेम। राइट इन पर्सोनम क्या होता है? वो मतलब किसी एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट राइट होता है, किसी एक पर्सन के अगेंस्ट राइट होगा। मैं जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ, राइट इन रेम मतलब पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट मेरा राइट है। सपोज ये मेरी ज़मीन है, ये मेरा लैंड है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई और कब्जा नहीं कर सकता है। ये मेरा जो राइट है पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट है। कोई भी यहाँ पे आके कब्जा करने की कोशिश करता है तो मेरा अधिकार है कि मैं उस इंसान को ऐसे हटा सकती हूँ और मैं कोर्ट जा सकती हूँ, मैं उसको सू कर सकती हूँ। तो ये है राइट इन रेम। ठीक है, उसके बाद फिर अगले है विनफील्ड। क्या बोलते हैं? विनफील्ड ये बोलते हैं कि कोई ड्यूटी है जो कि लॉ ने फिक्स कर रखी है और मैं उसको ब्रीच कर रही हूँ। ब्रीच मतलब उसको मैं हनन कर रही हूँ, मैं उसको नहीं मान रही हूँ, तो क्या होता है? उससे टॉर्ट्स आ जाता है। और इसके लिए जो रेमेडी है उसकी भरपाई होगी अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, मतलब उसे भरपाई करना जैसे मोनेटरी टर्म्स में, और वो जो अमाउंट है वो पहले से फिक्स्ड नहीं रहता है। फिर अगला है हमारे पास लॉर्ड डेनिंग की डेफिनेशन। लॉर्ड डेनिंग ने क्या डेफिनेशन दिया है? उन्होंने ये बोला कि अगर मेरी वजह से किसी का लीगल राइट वायलेट होता है, मेरी वजह से किसी को इंजरी होती है, तो इसकी जिम्मेदारी भी मुझे लेनी है। जिम्मेदारी लेने का मतलब क्या है? मुझे ही उसकी भरपाई करनी होगी। तो ये हमारी डेफिनेशन। कोई डेफिनेशन पे बहुत बस याद करने से आप मतलब रखना, और बाकी जो आप हर सबका मतलब शॉर्ट बना सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी, कि ये लॉ ऑफ टॉर्ट है या फिर हमारा लॉ ऑफ टॉर्ट्स है। क्या है एक्चुअली में ये? तो पहले बात करते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट। लॉ ऑफ, इनमें क्या डिफरेंस है? क्या कोई मतलब बोलते हैं ना कि टॉर्ट्स पढ़ते हैं, तो क्या मतलब ये जो वर्ड टॉर्ट बोल रही हो, टॉर्ट्स बोल रही हो, इसमें कुछ फ़र्क है क्या? डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट। तो इस थ्योरी के सपोर्टर विनफील्ड और पोलोक है। ये लोग क्या बात कहते हैं? ये लोग कहते हैं ना कि टॉर्ट मतलब क्या होता है?
इनका मानना ये है कि हम लोग टॉर्ट को डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि ये चीज़ें जो है ये टॉर्ट कहलाएंगी, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें हम लोग आगे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। हम इस बात का अनुमान लगा ही नहीं सकते कि आगे क्या चीज़ें हो सकती है, क्या चीज़ें नहीं हो सकती। जैसे मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया था, जो चीज़ें 10 साल पहले थी, मतलब जो चीज़ें आज है वो 10 साल पहले नहीं थी, राइट। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ है। क्या आप उस टाइम ये चीज़ें डिटरमाइन कर सकते थे कि हम ऐसे क्लास लेंगे? ये सब चीज़ें उस समय नहीं सोची जा सकती थी। बात सही है कि नहीं? तो ऐसे ही इन लोग का ये मानना है, विनफील्ड और पोलॉक का, कि हम लोग टॉर्ट जो है मतलब डिफाइन नहीं कर सकते कि सिर्फ ये चीज़ें जो हैं वो टॉर्ट्स होंगी, मतलब ये टॉर्ट की डेफिनेशन में आएगी। अगर इसका कोई वायलेशन करता है या फिर कोई इस कैटेगरी के अंदर आता है तो हम उसके अगेंस्ट टॉर्ट का केस चलाएंगे, वरना वो बाहर है। तो इन लोग का कहना था कि हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। टॉर्ट बेसिकली एक तरीके से हमारा सिविल राइट होता है, वो सिविल राइट कुछ भी हो सकता है, उसका कोई वायलेशन करता है तो हमारे पास कोर्ट जाने का राइट होना चाहिए। जैसे आप लोग अपना बीएनएस देखेंगे अभी, तो बीएनएस में आप लोग एक चीज़ देखना, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे सब चीज़ें जो है बहुत डिफाइंड है। आपको पता है कि वुमेन के अगेंस्ट ऑफेंसेस हैं, ये चिल्ड्रंस के अगेंस्ट ऑफेंसेस हैं, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंसेस है, बॉडी के अगेंस्ट ऑफेंसेस है, मतलब उससे बाहर कुछ नहीं होगा, उससे बाहर आप पनिशमेंट नहीं दोगे। अगर वो आपका बीएनएस में वो चीज़ फॉल करती है तो बीएनएस में वो चीज़ आती है तो ही आप उसकी पनिशमेंट दोगे। अगर वो चीज़ बीएनएस में नहीं आती तो उसकी कोई पनिशमेंट ही नहीं है। बट ये जो लॉ ऑफ टॉर्ट कहते थे, सिंगुलर वाला जिसमें एस नहीं है, उनका मानना है कि हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग जाएं लॉ ऑफ टॉर्ट्स की बात करें तो इसके जो सपोर्ट इधर एक बात ध्यान रखना, इधर आप लोग जो है पिजन होल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे और इसके सपोर्टर सेलमेंट है। अच्छा, नाम कैसे याद रखना है, सेलमेंट। जैसे लॉ ऑफ टॉर्ट्स है तो इसमें जो है लास्ट में एस आ रहा है, तो एस फॉर सेलमेंट, मतलब ये ट्रिक है, आप जैसे याद करना चाहो। तो पिजन होल थ्योरी से कैसे कहते हैं, जैसे क्या होता है ना कि पिजन होल क्या होता है, पिजन होल कुछ ऐसा होता है, ऐसे ऐसे करके ना सर्कल्स बने रहते हैं। तो जब ऐसे ऐसे करके हमारे सर्कल्स बने रहते हैं, मतलब इनका कहना ये है कि हम लोग टॉर्ट को डिफाइन कर सकते हैं कि ये चीज़ें जो है टॉर्ट है, इसके बाहर कोई चीज़ टॉर्ट नहीं है। जैसे अभी मैं आगे आपको कई तरीके के टॉर्ट्स पढ़ाऊंगी, जैसे न्यूसेंस हो गया, नेग्लिजेंस हो गया, बहुत डिफमेशन हो गया, ये सब क्या है, टॉर्ट्स है। तो इनका मानना है कि टॉर्ट्स जो डिफाइंड है और उसके बाहर कोई चीज़ जो है टॉर्ट में नहीं आएगी। तो किसी को भी गलत है, किसी को भी सही कहना सही नहीं होगा, गलत सही कहना, क्योंकि उस समय जो टाइम का नीड था उस हिसाब से जो थे जो भी जूरिस्ट थे उन लोगों ने अपना अपना ओपिनियन दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इन लोगों का मानना है कि जैसे हमारा आईपीसी बीएनएस डिफाइन है ना, ऐसे ही टॉर्ट्स को डिफाइन कर देना चाहिए। बट अगर हम लोग अभी के टाइम में देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि हम चीज़ों को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। हमें नहीं पता कि क्या चीज़ें आ सकती है और क्या चीज़ें मतलब कैसे हो सकता है इन फ्यूचर। इससे रिलेटेड एक केस भी है, डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन। आगे इस केस को और पढ़ेंगे, बट यहाँ पे इस केस का रिलेवेंस ये है कि लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो समय के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है, और अगर हम उसे डिफाइन कर देंगे तो इसका मकसद ही खत्म हो जाएगा। लॉ ऑफ टॉर्ट का मतलब ही क्या बनता है, बल्कि लॉ ऑफ टॉर्ट में तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो कि आज के सिचुएशन में फिट भी नहीं बैठती। अब हमने लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ा, तो इसका क्या डिफरेंस है, ये बाकी सब्जेक्ट जैसा ही है, कुछ फ़र्क भी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टॉर्ट और क्राइम के बीच में क्या फ़र्क है। सबसे पहला डिफरेंस, जो टॉर्ट होता है प्राइवेट रॉन्ग है। प्राइवेट रॉन्ग मतलब आप किसी एक मतलब इससे कम्युनिटी का नुकसान नहीं होता है। आप समझ रहे हो बात। जैसे कोई आके, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, कोई आके यहाँ पे शोर मचा रहा है, मैं यहाँ पे क्लास ले रही हूँ, कोई आके शोर मचा रहा है, यहाँ पे कोई तेज तेज बात कर रहा है, कोई तेज तेज गाना गा रहा है, तो अब इससे पूरी कम्युनिटी का, पूरी सोसाइटी का तो नुकसान नहीं होगा ना। मतलब ये जो पूरी मेरी जो सोसाइटी है सबका तो नुकसान नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ मेरा ही नुकसान होगा, है कि नहीं। तो ये क्या है, प्राइवेट रॉन्ग है। बट क्राइम क्या, पब्लिक रॉन्ग है। कोई मर्डर करता है तो पूरी सोसाइटी को इम्पेक्ट करता है। वो जो क्रिमिनल अगर वो सोसाइटी में रहेगा तो पूरी सोसाइटी के लिए खतरा है, पूरी सोसाइटी डेंजर में है। टॉर्ट जो होता है इंडिविजुअल के अगेंस्ट होता है, बट जैसे मैंने आपको बताया क्राइम कम्युनिटी के अगेंस्ट होता है। तभी आप देखना जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, आपको ये बात पता होगी लेकिन फिर भी आपको मैं बता रही हूँ, क्रिमिनल केसेस आप देखोगे तो वहाँ पे क्या होता है, वर्सेस स्टेट वाला मैटर होता है, स्टेट के अगेंस्ट होता है वो चीज़, वो केस स्टेट लड़ रही होती है। बट अगर हम टॉर्ट्स में देखेंगे तो क्या होता है, जैसे डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन, तो इसमें दो पार्टीज हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, है ना। उसके बाद टॉर्ट जो है उधर हम सीपीसी के रूल्स लगा सकते हैं, ऑब्वियसली सिविल मैटर से डील करता है, और क्राइम में हमारा सीआरपीसी अब कहना गलत होगा ना, अब बीएनएसएस कहना सही होगा। उसके बाद यहाँ पे टॉर्ट में, अच्छा टॉर्ट में क्या होता है कि विक्टिम को कंपनसेशन दिया जाता है,
और यहाँ पे पनिशमेंट देने से मतलब नहीं होता, यहाँ पे क्या मतलब होता है, यहाँ पे जो है मेन कंपनसेशन देना होता है, दैट्स इट। और मैंने यहाँ पे एक चीज़ बोली थी, अभी आपने ध्यान किया होगा, मैंने बोला कि यहाँ पे विक्टिम को कंपनसेशन दिया जाता है। तो क्राइम में भी ऐसी चीज़ें हैं, बीएनएस में भी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे विक्टिम को कंपनसेशन दिया जाता है। बट यहाँ पे टॉर्ट में मेरे कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे हम लोग, हमारा मकसद किसी को पनिशमेंट देना नहीं होता है, बस भरपाई करवाना होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है क्राइम में, वो सोसाइटी के अगेंस्ट जो क्राइम होता है, यहाँ पे प्राइम कंसर्न होता है पनिशमेंट देना। यहाँ पे किस चीज़ पे फोकस किया जाता है कि उस इंसान को सजा देना, पैसे लेना, ये सब नहीं। यहाँ पे होता है कि उसे पनिशमेंट देना ताकि सोसाइटी में एक तरीके का फियर क्रिएट हो, वो इंसान डरे, आगे वो सारी चीज़ें ना करे। आप लोग इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है, पॉज करके जैसा आपको ठीक लगे आप लोग रीड करिए और अच्छे से इसे पढ़िए। फिर अगला हम लोग पढ़ते हैं कि टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। अब मैं आप लोग को क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि सपोज लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसमें आप लिखोगे तो ऑब्वियसली आपको अच्छा नंबर मिलेगा, और कभी कभी डिफरेंस भी पूछा जाता है। टॉर्ट में क्या होता है, टॉर्ट बेसिकली क्या होता है कि इसमें जिस हम ड्यूटी की बात करते हैं, ये ड्यूटी लॉ ने फिक्स कर रखी है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट में, तो कॉन्ट्रैक्ट में तो लॉ का स्टेट थोड़ी कुछ करते हो, तो पार्टीज आपस में डिसाइड करते हैं, करेक्ट। उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि ये जो है टॉर्ट में जिस हम ड्यूटी की बात कर रहे हैं वो ड्यूटी इन रेम है, मतलब ड्यूटी अगेंस्ट होल वर्ल्ड। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट में बात करेंगे तो वो दो लोग के बीच की बात है। अगर मैं थोड़ा डिटेल मतलब एकदम मोटा मोटा बोलूँ ना, ऊपर ऊपर से बोलूँ, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपस में दो लोग की बात है, मतलब घर की बात हो जाती है। लेकिन टॉर्ट जो है वो दो लोगों की बात नहीं है। टॉर्ट में जरूरी नहीं है कि पार्टीज एक दूसरे को जानती हैं। जैसे मैंने आपको वोट वाला एग्जांपल दिया, मैं जा रही हूँ, मुझे कोई वोट देने नहीं दे रहा है, तो जरूर थोड़ी मैं उस पुलिस वाले को जानूंगी, है ना। बट अगर मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ, कि मैं आपको अपनी कार बेच रही हूँ, तो यहाँ पे हम एक दूसरे को जानते हैं ना। और अगली चीज यहाँ पे क्या कहते हैं कि यहाँ पे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसका क्या मतलब, ये आपको कॉन्ट्रैक्ट में समझ आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दे रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि जिसका नुकसान हुआ है, ठीक है, जरूरी नहीं है जिसका नुकसान है वही केस फाइल करे, उसके बिहाफ पे कोई और भी कर सकता है। बट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि जिसका नुकसान हुआ है, या मतलब जो पार्टीज है कॉन्ट्रैक्ट की, सिर्फ और सिर्फ वही केस फाइल कर सकती हैं। अब पार्टीज में उनके एजेंट्स भी आते हैं। अब ये मत सोचना कि एजेंट तो अलग इंसान होता है, इसमें डिटेल में मत जा, मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। और फिर क्या कहते हैं कि यहाँ पे ये भी एक डिफरेंस है, जैसे हर एक केस फाइल करने का लिमिटेशन पीरियड होता है। तो टॉर्ट में लिमिटेशन पीरियड कब शुरू होता है, जैसे मुझे डैमेज हो जाता है, जैसे ही डैमेज हुआ वैसे लिमिटेशन पीरियड शुरू हो जाता है। और कॉन्ट्रैक्ट में कब लिमिटेशन पीरियड शुरू होता है, जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, तब हमारा लिमिटेशन पीरियड शुरू हो जाता है। तो कुछ डिफरेंसेस थे, कुछ बहुत इसमें अलग नहीं है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, है ना। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, जान लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं टॉर्ट्स के क्या एसेंशियल्स हैं। मतलब मैं कब ये बात कह सकती हूँ कि आपने टॉर्ट कमिट कर दिया, अब आपको भरपाई करनी पड़ेगी। और भी डिटेल में है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी हम इतना पढ़ेंगे। जैसे जैसे धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होती जाएगी। स्टार्टिंग के 1-2 लेक्चर्स थोड़े होते हैं मुश्किल लगते हैं, और पर उन पर अगर हम थोड़ा ध्यान दे देते हैं ना, तो बाकी चीज़ें आपके लिए बटर बन जाती हैं। पहला एसेंशियल क्या है, पहला एसेंशियल ये है कि एक्ट और ओमिशन, मतलब आपने कुछ किया हो या फिर आपने कुछ नहीं किया हो। एक्ट मतलब जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मतलब मैं वोट देने जा रही हूँ, तो मुझे वहाँ पे कोई रोक रहा है, तो ये क्या है, उन्होंने कुछ काम किया ना, यहाँ पे एक्ट किया, उन्होंने मुझे रोका, ये क्या हुआ, एक एक्ट हुआ, तो वो क्या हो गया, वो टॉर्ट हो गया। ओमिशन क्या होता है, ओमिशन जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक हमारे पास केस है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुभागबंती। इस केस में क्या कहा गया था, इस केस में जैसे क्या था कि मैं एग्जांपल देती हूँ। बीच बाजार में क्या है कि एक क्लॉक टावर बना हुआ था, ठीक है। वो क्लॉक टावर क्या हुआ था कि अब ऑब्वियसली जो वहाँ की अथॉरिटीज़ हैं, जो वहाँ की जो भी वहाँ पे ऑफिसर्स हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी थी उसका ध्यान रखना, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, उस क्लॉक टावर का ध्यान नहीं रखा, और क्या वो क्लॉक टावर रिपेयर नहीं करा और वो गिर गया, उसकी वजह से कुछ लोग मर गए। तो इसके लिए क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ, उन लोगों ने ओमिशन किया। उन लोगों की जिम्मेदारी थी क्लॉक टावर को रिपेयर कराना, बट उन लोगों ने यहाँ पे क्या कहते हैं कि क्लॉक टावर को रिपेयर नहीं कराया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, उनकी जिम्मेदारी थी बट उन लोगों ने यहाँ पे काम नहीं किया है, तो उसकी वजह से कुछ लोगों की डेथ हुई। तो ये लोग यहाँ पे लायबल हैं, इन लोगों को भरपाई करनी होगी।
ठीक है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लॉ ऑफ टॉर्ट्स का बहुत ज़्यादा रिलेवेंस नहीं है हमारे कंट्री में, क्योंकि हमारे पास और अच्छे लॉज है, कोडिफाइड लॉज हैं, तो इतनी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोई ना कोई चीज़ ना कहीं फंसी जाती है, तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर दूसरी चीज़ क्या है, तो पहली चीज़ समझ आ गई, किसी तरीके का एक्ट या ओमिशन होना चाहिए। दूसरी चीज़ है लीगल डैमेज होना चाहिए। अगर जैसे मैं क्या कहती हूँ, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, कि मेरे को कोई वोट देने जाने से रोक रहा था, बट मैं चली जाती हूँ, तो यहाँ पे मेरे को किसी तरीके का मेरा डैमेज थोड़ी हुआ, तो यहाँ पे डैमेज होना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैक्सिम आती हैं, इंजूरिया साइन डैमनम और डैमनम साइन इंजूरिया। तो यहाँ पे पहली चीज़ क्या है, बात ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे डैमेज सिर्फ नहीं लिखा है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे लीगल डैमेज होना चाहिए। अब इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो हमारा ये मैक्सिम है, ये बात क्या कहते हैं, इंजूरिया साइन डैमनम। इसका मतलब क्या है, इंजरी विदाउट डैमेज। इंजरी मतलब लीगल इंजरी। तो यहाँ पे ये बात कही जा रही है ना कि अगर मुझे इंजरी होती है, मतलब इंजरी मतलब लीगल इंजरी, लीगल इंजरी मतलब मेरा कोई लीगल राइट का हनन हो रहा है, मेरा कोई लीगल राइट वायलेट हो रहा है, मुझे एक्चुअली में कोई नुकसान नहीं हुआ, असलियत में मेरे को थोड़ा भी नुकसान नहीं हुआ, मेरा कुछ भी नहीं नुकसान हुआ, लेकिन मेरा लीगल राइट वायलेट हुआ है, तब टॉर्ट होता है। लेकिन मान लो मेरा नुकसान हुआ है, मेरा एक्चुअल में नुकसान हुआ है, मे बी पैसों के टर्म्स में मेरा नुकसान हुआ है, लेकिन मेरा कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ, तो वहां पे क्या कहते हैं कि मेरे पास, तो वहां पे टॉर्ट नहीं हुआ है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, इंजूरिया साइन डैमनम का एग्जाम्पल देती हूँ। मतलब यहाँ पे मेरे को असलियत में कोई नुकसान नहीं हुआ है, मेरे पैसों या बॉडी या इन टर्म्स में मेरे को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हाँ मेरी लीगल इंजरी हुई है। जैसे मैं आपको वोट वाला एग्जाम्पल दे रही थी, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये हमारे इंडियन केस है, उसी से मिलता जुलता हमारा एचबी वर्सेस वाइट जो है, ये हमारा इंग्लिश का केस है। तो इसमें क्या हुआ, जो प्लेंटिफ था वो वोट देने जा रहा था, उसे पुलिस वाले ने रोक लिया, और दोनों के फैक्ट्स अलग हैं, लेकिन मैं आपको एचबी वर्सेस वाइट का मैं आपको समझा रही हूँ। तो उसे मतलब रोक लिया गया, वो जो था इलेक्शन में जा रहा था, बट उसे रोक लिया गया। अब क्या होता है कि मतलब उसका वोट वगैरह नहीं लिया, जो भी था वो वोट नहीं दे पाता है। अब यहाँ पे उसको कोई नुकसान नहीं हुआ, और वही पार्टी जीती वो जिसे जितवाना चाहता था, और इलेक्शन इतने बड़े होते, एक वोट से तो कोई फर्क पड़ना नहीं था, उसका कोई एक्चुअल में नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसका लीगल राइट वायलेट हुआ। वोट देना उसका लीगल राइट था, तो उसका लीगल राइट वायलेट हुआ, तो यहाँ पे उसे जो है भरपाई करी गई। ठीक है, तो यहाँ पे टॉर्ट हो गया, यहाँ पे टॉर्ट कमिट हो गया। ऐसे ही हमारे ये वाला केस है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे क्या था कि एमएलए था और जम्मू एंड कश्मीर असेंबली का, तो उस मतलब उस ये आप पढ़ सकते हो, सेम ही है ना, ये मैं आपको पढ़ने के लिए छोड़ रही हूँ, सेम सा ही फैक्ट्स है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। फिर मैंने आपको बताया इंजूरिया साइन डैमनम, वहाँ पे मेरा एक्चुअल में कोई नुकसान नहीं हुआ, मैं वोट देने जा रही थी, मुझे वोट देने जाने से रोका, भले से वो पार्टी जीत गई जिसे मैं जितवाना चाहती थी, है ना, लेकिन फिर भी मेरे लीगल इंजरी हुई, मेरा लीगल राइट वायलेट हुआ, तो मुझे कंपनसेट किया जाएगा और वो टॉर्ट कहलाएगा। अगला है डैमनम साइन इंजूरिया, मतलब यहाँ पे मेरे को नुकसान तो हुआ है ना, मे बी मेरा पैसा का लॉस हुआ है या कुछ तो नुकसान हुआ है, लेकिन मेरा यहाँ पे कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ। जैसे ग्लोकेस्टर ग्रामर स्कूल केस, यहाँ पे क्या हुआ, एक ऑलरेडी एक स्कूल चल रहा था, बगल में कोई और आके स्कूल खोल लेता है और वो फीस कम रखता है, तब सब लोग उस दूसरे स्कूल में जाने लग गए, तो यहाँ पे मेरा नुकसान हुआ। पहले सब लोग मेरे पास पढ़ने आते थे, लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पे ऑब्वियसली फीस कम होने की वजह से लोग किसी और के पास जा रहे थे, तो किसी और के पास जाने की वजह से क्या हुआ, मेरा नुकसान हो रहा था, बट मेरा कोई लीगल राइट नहीं वायलेट हुआ, तो यहाँ पे मुझे कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा, यहाँ पे कोई भी टॉर्ट नहीं हुआ है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा तो आप बोलना, ठीक है। और अगर आपको, हाँ, अगर आप लोग मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप लोग मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, मेरा चैनल है द बे ऑफ लॉ के नाम से, आप वहाँ पे भी मुझसे कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। फिर अगला हमारे पास जो है केस मोगल स्टीपशिप कंपनी वर्सेस मैकग्रॉचर गो एंड कंपनी। तो यहाँ पे भी यही सेम चीज़ है कि मतलब आप लोग इसे रीड करना है, आप लोग का काम है, पढ़ना है आप लोग को, मैं आपको समझाती हूँ। ऐसे बेसिकली बस यही बात थी कि एक्चुअली में नुकसान हुआ, एक्चुअली में डैमेज हुआ है पैसों के टर्म्स में, बट कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है। एक और केस है चेसमोर वर्सेस रिचर्ड्स। इसमें क्या हुआ कि प्लेंटिफ जो था एक मिल ओनर था, वो पानी यूज़ कर रहा था 60 साल से एक स्ट्रीम में से, और अब क्या हुआ, मतलब अंडरग्राउंड वाटर था, मतलब अंडरग्राउंड पानी आ रहा था और 60 साल से पानी को यूज़ कर रहा था। तो डिफेंडेंट जो आया, अच्छा आपको प्लेंटिफ और डिफेंडेंट आई होप पता है ना, प्लेंटिफ मतलब जो केस फाइल करता है, और डिफेंडेंट कौन होता है, जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया जाता है।
आई थिंक ये फर्स्ट सेमेस्टर, क्योंकि टॉर्च जो रहते हैं स्टार्टिंग के सेमेस्टर में रहता है ना, इस वजह से मैं आपको प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का मतलब बता रही हूँ। अगर आप ऐसे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सॉरी उसके लिए, मतलब मैं जस्ट आपको बता रही हूँ। प्लेंटिफ कौन होता है? जिसके राइट वायलेट हुए होते हैं और जो कोर्ट जाता है, और डिफेंडेंट जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया जाता है। तो डिफेंडेंट क्या करता है, यहाँ पे कुआं खोद देता है और ज़्यादा गहरा खोद देता है। तो अब क्या होता है कि जो पानी था प्लेंटिफ के पास जाना कम हो जाता है। तो यहाँ पर उसका कोई लीगल राइट नहीं वायलेट हो, ऑल्दो उसको नुकसान हो रहा था क्योंकि पानी नहीं आ रहा था, बट ठीक है, यहाँ पे टॉर्ट नहीं हुआ, कोई लीगल डैमेज नहीं मिलेगा। तो दूसरा आपको क्लियर हो गया। चलो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं तीसरा जो है वो हमारा बात करता है लीगल रेमेडी और डैमेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि ऊबी जस्ट ईबी रेमेडी में आप लोगों ने पढ़ा था कि वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। तो यहाँ पे एक बहुत ही डीप बात कही है जस्टिस स्टीफन ने। अपने आंसर में सब चीज़ें लिखोगे ना तो आप लोग को अच्छे नंबर मिलेंगे। यहाँ पे क्या बोला कि जहाँ पे कोई लीगल रेमेडी नहीं है वहाँ पे कोई लीगल रॉन्ग नहीं है। मतलब जहाँ पे आपको कोई आपको रेमेडी नहीं मिल रही ना, मतलब आपको कोई भरपाई नहीं कर रहा या मतलब कोई रेमेडी नहीं है, वहाँ पे आपके साथ हम मानेंगे कि कुछ गलत नहीं हुआ। समझ आए? तो कहने का मतलब ये लीगल रेमेडी और डैमेजेस, मतलब आप लोग समझ रहे हो ना कि अगर आपको कोई राइट वायलेट हुआ है तो मतलब आपको कंपनसेशन देना। जैसे मैं आपको टॉर्ट के एसेंशियल्स पढ़ा रही थी, थोड़ा दोबारा ध्यान डालो। मैं क्या पढ़ा रही थी आपको? टॉर्ट के एसेंशियल्स पढ़ा रही थी। तो मैंने पहली चीज़ बताई थी कि किसी तरीके का एक्ट और ओमिशन होना चाहिए। दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई? दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि लीगल इंजरी होनी चाहिए। तीसरी चीज़ मैं आपको क्या बता रही कि उस चीज़ के लिए लीगल रेमेडी होनी चाहिए। अगर लीगल रेमेडी नहीं है, उसका कुछ मतलब उसके लिए कोई सल्यूशन ही नहीं है, तो प्रॉब्लम का कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। तो ये बोला जाता है ना कि एवरी प्रॉब्लम कम्स विद अ सल्यूशन। तो जहाँ राइट है वहाँ रेमेडी होगी ही। फिर एक मैक्सिम और एक्सटर्पी कॉज अ नॉन ऑरेटिव एक्शन। इसका मतलब अगर कुछ आप इमोरल काम कर रहे हो और और फिर आप कोर्ट आ रहे हो तो वो अलाउड नहीं है ना। उसके बाद अगर सेक्शन 9 CPC यहाँ पे आप लिख सकते हो। यहाँ पे बोला गया कि कोई सिविल एक्शन होना चाहिए। मतलब अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आपके राइट्स का वायलेशन हुआ है, तो सिविल एक्शन होना चाहिए, तो कोई रेमेडी होनी चाहिए। तो ये हमारा तीसरा एसेंशियल है। आशा करती हूँ जितना मैंने आप लोग को पढ़ाया, मैंने टॉर्ट्स के डेफिनेशन पढ़ाया, आपको टॉर्ट्स के बारे में समझाया, टॉर्ट्स कैसे आया और फिर टॉर्ट्स के क्या एसेंशियल्स हैं। कहीं ना कहीं इसने आपका टॉर्ट्स पढ़ने के लिए एक नींव तो तैयार कर दी है। बाकी अगर आपको और आगे की क्लासेस अटेंड करना है तो आप लोग जो है सारथी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोर्स का प्राइस जो है वो सिर्फ 599 रुपीज़ है। और साथ ही जो है अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो वेरी वेरी थैंक यू आप सभी को कि आपने इस वीडियो को देखा। बाकी कोई भी डाउट होता है अगर टॉपिक से रिलेटेड है तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। और अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो भी आप कनेक्ट हो सकते हैं मेरे पर्सनल चैनल पे द वे ऑफ लॉ के नाम से। हरे कृष्णा।